हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इस चैप्टर की सेकंड और लास्ट वीडियो है। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये AIPMT मेंस 2010 में आया था। उस टाइम पे प्री और मेंस होते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो हमें बार मैग्नेट दी गई हैं और दोनों बार मैग्नेट के बीच में एक पॉइंट है O। इस O पॉइंट पे है ना एक स्टेशनरी चार्ज रख दिया। उस पे फोर्स कितनी लगेगी हमसे पूछा है। तो फोर्स के लिए ऑब्वियस है, पहली बात तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत सिंपल है कि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगती, तो आंसर 0। और अगर मैं कहता हूँ ये चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा होता तब भी फोर्स 0 होती, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। भाई ये जो पॉइंट O है ये दोनों ही मैग्नेट्स के लिए एक्सियल पॉइंट पे आ रहा है, उनके एक्सिस पे आ रहा है। एक्सिस पे पहली मैग्नेट की वजह से जितना मैग्नेट, इसको मैं नाम देता हूँ मैग्नेट 1, इसको मैं नाम देता हूँ मैग्नेट 2। तो दोनों मैग्नेट्स की वजह से जो डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे 0 होगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने की वजह से फिर से फोर्स 0 ही लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैं बता दूं आपको, मैग्नेट के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब कहते हैं बी एक्सियल, ये पैरेलल होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि इस तरफ। ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो B2 की डायरेक्शन ऐसे होगी और B1 की डायरेक्शन ऐसे होगी। दोनों की वैल्यू इक्वल होने की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0 और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने की वजह से भी फोर्स हो जाएगी 0। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा, स्टेशनरी कंडीशन में होगा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगती है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है QVB sin थीटा। रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी 0, और क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो फिर फोर्स भी 0 होगी। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी AIPMT 2010 में पूछा गया मेंस के एग्जाम में। अच्छा, इसमें हमसे कह रहे हैं डायमैग्नेटिक एटम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड कंडीशन में होंगे तो जो पेयर होगा उसमें दोनों का स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और स्पिन ऑपोजिट होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। याद भी कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से AIPMT 2010 में पूछा गया। एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है जिसमें एक बार मैग्नेट रखी हुई है। मैग्नेट ऑसिलेट कर रही है, उसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। अच्छा, जहां उसको ऑसिलेट करा रहे हैं वहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 24 माइक्रो टेस्ला। थोड़ी देर बाद एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया 18 माइक्रो टेस्ला का। 18 माइक्रो टेस्ला का। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया ये अर्थ के फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। टाइम पीरियड के लिए मैं बताऊं फॉर्मूला 2 पाई I/mb। तो टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट बी के। तो दो केसेस बन गए। पहले केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड, इन फर्स्ट केस नेट मैग्नेटिक फील्ड था हमारा 24 माइक्रो टेस्ला। सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस मैग्नेटिक फील्ड हो गया 24 माइक्रो टेस्ला तो अर्थ का है, और 18 माइक्रो टेस्ला 18 माइक्रो टेस्ला हमने अप्लाई कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेट हो गया 6 माइक्रो टेस्ला। तो पहले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 24 माइक्रो टेस्ला है, सेकंड केस में 6 माइक्रो टेस्ला है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो गया, और जब मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो गया तो प्रोपोर्शनलिटी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये
कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। इसको जब हम 1/4 करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये √4 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। t डैश वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t। पहले ये 2 सेकंड था तो 2 इंटू 2 दैट इज ये हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड्स। इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। जिन्हें नहीं आया उनके लिए मैं डिटेल में एक बार बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखते हैं भाई, यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई आई अपॉन एम बी का अंडर रूट होता है। या हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट बी के। अच्छा, तो दो इक्वेशन बना लेते हैं। T2 by T1 is equal to B1 अपॉन B2 का अंडर रूट। अब B1 की वैल्यू है पहले वाले केस में 24 माइक्रो टेस्ला और दूसरे वाले केस में है 6 माइक्रो टेस्ला। वैल्यू पुट कर देते हैं तो T2 अपॉन T1 ये हो गया 24 माइक्रो टेस्ला अपॉन 6 माइक्रो टेस्ला का अंडर रूट, यानी कि 4 का अंडर रूट यानी कि 2। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 सेकेंड। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2010 का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की वैल्यू स्मॉल होती है, इसलिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि उसके लिए कोर्सिव फोर्स और रिटेंटिविटी दोनों हाई होती है। यहाँ टेम्पोररी मैग्नेट बनानी है, इसलिए सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल किया गया। कारण है लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिव फोर्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2011 का क्वेश्चन। इसमें हमें एक शॉर्ट बार मैग्नेट दी गई है जिसका की मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया गया 0.4 जूल टेस्ला इनवर्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.16 टेस्ला। ये मैग्नेटिक मोमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैग्नेट्स के लिए -mb cos थीटा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो ये हो गया -mb cos 0 डिग्री, या फिर -mb इंटू 1 यानी के -mb। कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करना है। मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 और मैग्नेटिक फील्ड 0.16, ये आ गया हमारा -0.064 जूल। एनर्जी तो जूल में ही आएगी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 4 लाइट वेट रॉड है, लाइट वेट की रॉड है ए, बी, सी और डी। इनको सेपरेटली सस्पेंड किया गया है थ्रेड्स के थ्रू। एक बार मैग्नेट स्लोली मूव कराई जा रही है, हर एक सैंपल के नजदीक लेके आ रहे हैं उसको। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली। पहले वाले ने, ए ने उसको रिपेल किया, फीबली रिपेल किया, मतलब वीकली रिपेल किया। बी ने फीबली अट्रैक्ट किया, सी ने स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया और डी पे कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक और तीसरे डायामैग्नेटिक। ये ऊपर वाले जो दो हैं, 1, 2 और 3, ये पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को।
ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को और डायमैग्नेटिक फीबली रिपेल करता है मैग्नेट्स को। अच्छा, तो देखते हैं भाई, ऑप्शन से मैच करते हैं। बी को कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक, तो बी ऊपर देखें, बी फीबली अट्रैक्ट कर रहा है, सही है। मैंने अभी बताया कि पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करते हैं, फीबली अट्रैक्ट करते हैं, और ये फीबली अट्रैक्ट कर रहा है मतलब ये पैरामैग्नेटिक हुआ, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब पहला ही सही मिल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैग्नेटिक निडल है जिसको सस्पेंड किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। अच्छा, √3 जूल वर्क होता है जब इसको 60 डिग्री टर्न किया जाता है, और 60 डिग्री टर्न करने के बाद उसी पोजीशन में इसको रोक के रखा जाए तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, ऐसा हमसे पूछा गया। तो टॉर्क के लिए उल्टा चलते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। एम बी साइन थीटा, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एम और बी, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अवेलेबल नहीं है, तो वो हम पहले वाली कंडीशन से निकालेंगे। यहाँ का वर्क हुआ √3 जूल, वर्क का फॉर्मूला होता है रोटेट करने में जो वर्क होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, थीटा इन्होंने दिया 60 डिग्री, तो और वर्क की वैल्यू इन्होंने दे दी हमें √3, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, √3 इज इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो एम बी 1 माइनस 1/2 यानी कि √3 एम बी इंटू 1/2, या फिर एम बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√3। इससे टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, ये 60 डिग्री दिया गया है, एम बी की वैल्यू हमने निकाल ली 2√3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 से मल्टीप्लाई करके आया 3, तो 3 न्यूटन मीटर या 3 जूल भी कह सकते हैं। तो इस पोजीशन में रोक के रखने के लिए हमें 3 जूल का वर्क करना पड़ेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपास निडल है, ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। एक कंपास निडल है जिसको कि अलाउ किया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने के लिए, और उसको लेके जियोमैग्नेटिक पोल के ऊपर, तो वहां जाके इसका क्या होगा। तो पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वर्टिकल होता है, वहां पे पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सारा का सारा वर्टिकल ही होता है। तो वर्टिकल फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसलिए वो फ्री है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने के लिए वो कहीं भी जा सकती है। विल स्टे इन एनी पोजीशन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। AIPMT 2013 का क्वेश्चन। इसमें एक बार मैग्नेट दी गई है हमें, और बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया गया m, वो राइट एंगल पे रखी हुई है मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। मैग्नेटिक इंडक्शन है B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है B, उस पर फोर्स लग रही है F, हर एक पोल पे, ईच पोल पे फोर्स लग रही है F। मैग्नेट की लेंथ हमें बतानी है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। फोर्स F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2L। अच्छा, वैसे 2L sin थीटा होता है, लेकिन हम यहाँ पे एंगल ये 90 डिग्री लेके करेंगे तो 2L हो जाएगा। अच्छा, टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं वो होता है mb sin थीटा। फिर से थीटा की वैल्यू 90, तो हम लिख सकते हैं mb। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें टॉर्क की वैल्यू मिल गई। इक्वेट करने पे हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं F इंटू 2L इज इक्वल टू M इंटू B। तो 2L की वैल्यू आ गई MB अपॉन F, MB अपॉन F, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है इसमें डाउट हो जाए कि सर लेंथ 2L क्यों ली आपने, L क्यों नहीं ली।
वो एल भी ले सकते हैं, 2L भी ले सकते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, जनरली जो लेंथ मेजर की जाती है मैग्नेट के लिए या डाइपोल के लिए, वो सेंटर से नापी जाती है। सेंटर से एक तरफ की लेंथ L, सेंटर से दूसरी तरफ की लेंथ L, और टोटल लेंथ 2L, इसलिए मैंने 2L ली। हमें टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है, मतलब 2L कैलकुलेट करनी है। आंसर आ गया MB/F। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2013 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक बार मैग्नेट को मोड़ दिया गया, टर्न कर दिया गया, 60 डिग्री की आर्क बना दिया गया उसको मोड़ के। तो अब कह रहे हैं नया, पुराना मैग्नेटिक मोमेंट अगर m है तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इन बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स। चलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते हैं। ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए। अब ये r है, ये r है, तो ये भी r होगा, है ना। अच्छा, अब इस r की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। पहले वाले केस में लेंथ थी L, जरा समझते हैं उसको कि पहले तो मैग्नेट इस फॉर्म में थी, उसको फिर टर्न कर दिया गया, यानी कि ये जो L है ये कन्वर्ट हो गई आर्क में। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे भाई। इसको करने के लिए समझते हैं जरा। पुराने वाले केस में, या पहले एंगल की हेल्प से L और R में रिलेशन निकाल देते हैं। तो हम जानते हैं एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इज इक्वल टू L बाय R। तो R की वैल्यू हो गई L बाय थीटा, और एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब पाई बाय 3, तो L अपॉन पाई बाय 3, तो ये हो गया 3L अपॉन पाई। अब पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट m है तो उसकी वैल्यू m इंटू एल, एक इक्वेशन बन गई। नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट में मान लूं m डैश, तो m डैश की वैल्यू हो जाएगी m इंटू एल डैश, यानी कि r ले सकते हैं, यानी कि m इंटू 3L अपॉन पाई। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं m डैश इज इक्वल टू 3 अपॉन पाई इंटू ml। अब ml तो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट है, m डैश की वैल्यू आ गई 3 अपॉन पाई इंटू m, ये हमारा आंसर है 3 अपॉन पाई इंटू m, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक करंट लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस चेक करनी पड़ेंगी सारी की सारी, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इक्विलिब्रियम में कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं, सब देखना पड़ेगा। बारी बारी सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। AIPMT या नीट 2013 का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस। इक्विलिब्रियम में दो ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम हो सकता है, बिल्कुल ठीक है भैया। इन टू ओरिएंटेशंस बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल, ये बात गलत हो गई कि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन अनस्टेबल होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, एक स्टेबल होती है एक अनस्टेबल होती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकती हैं जिसमें से एक स्टेबल और एक अनस्टेबल, ये सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं हमें, बार मैग्नेट के कुछ अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। और हर एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया हुआ है हमें स्मॉल m। हमसे कह रहे हैं कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का नेट डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट नेट डायपोल मोमेंट होगा। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे लाई कर रही हो तो उस केस में रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। वेक्टर का फॉर्मूला m रिजल्टेंट जो हम निकालते हैं वो होगा m1 स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला रिजल्टेंट का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। तो यहाँ पे ऐसे यूज करें तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा, ये cos थीटा पे डिपेंड कर गया। अच्छा,
और यहाँ अगर ध्यान दें तो भैया cos थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अच्छा, और थीटा की खास बात, cos थीटा की खास बात, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है sin थीटा इंक्रीज होता है, लेकिन cos थीटा डिक्रीज होता है। तो अब यानी कि हम कह सकते हैं थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। cos थीटा हमें चाहिए ज्यादा, तो थीटा होना चाहिए कम, और थीटा सबसे कम किस में होगा, उसी में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। पहले केस में एंगल 90 डिग्री है, दूसरे केस में एंगल 180 डिग्री है, तीसरे केस में एंगल 30 डिग्री है, चौथे केस में एंगल 60 डिग्री है। सबसे कम एंगल जो बन रहा है ना, वो बन रहा है थर्ड ऑप्शन में, सी ऑप्शन, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि एंगल सबसे कम है तो cos थीटा सबसे ज्यादा होगा, और cos थीटा सबसे ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर कॉइल दी हुई है हमें इसमें, जिसकी लेंथ है 0.12 मीटर, विड्थ है 0.1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 50, उसको वर्टिकली सस्पेंड कर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.2, करंट पास कर दिया कॉइल में 2 एम्पियर का, और जो कॉइल का प्लेन है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा कॉइल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ भी आपको बता दूं कि हमें जो एंगल चाहिए होता है टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा, जिसको बच्चे बिना साइन थीटा करके भी याद करते हैं 12th क्लास में। तो यहाँ पे थीटा जो होता है ये एंगल होता है बिटवीन नॉर्मल ऑफ कॉइल, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें एंगल नॉर्मल का दिया जाता है तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, लेकिन अगर प्लेन के साथ दिया जाता है तो हमें 90 में से माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो एंगल दिया है वो प्लेन के साथ दिया है, तो हम डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जो थीटा लेना पड़ेगा वो 30 डिग्री नहीं बल्कि 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लेना पड़ेगा, यानी कि 60 डिग्री लेना पड़ेगा। बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है इसमें। टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा या साइन 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 50, करंट हो गया, या और थोड़ा सा खोल लेते हैं उसको, NI, एरिया की जगह लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं, और कैपिटल B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये साइन 60। अब वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स 50, करंट हमें दिया गया है 2 एम्पियर, लेंथ दी गई है, लेंथ हमें दी गई है 0.12 मीटर, 0.12, और ब्रेड दी गई है 0.1, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ये निकल के आता है 0.20 न्यूटन मीटर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, AIPMT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होती है? AIPMT 2016 का क्वेश्चन, बच्चों याद कर लीजिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए नेगेटिव होती है, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक, वही थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था डायमैग्नेटिक के बारे में, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है और जो वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेट से। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2016 का क्वेश्चन। बार मैग्नेट है, लटकाया हुआ है इसको कॉटन थ्रेड से, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, 60 डिग्री रोटेट करने में वर्क डन हुआ W। तो यहाँ उसको रोक के रखने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, वो ये भी किया क्वेश्चन से, बस वहां वर्क डन की वैल्यू √3 जूल दी हुई थी, यहाँ पे W दे दिया। तो वर्क डन से हम MB की वैल्यू निकाल लेंगे, MB 1 - cos 60 डिग्री
ये W है, ये MB 1 माइनस 1/2, यानी कि W इज इक्वल टू MB इंटू 1/2। तो MB की वैल्यू आ गई हमारी 2W, और टॉर्क होता है हमारा MB साइन थीटा या साइन 60 या 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 2W इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो आंसर आ गया हमारा √3W। √3W यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चले नेक्स्ट, AIPMT 2017 का क्वेश्चन। इसमें एक 250 टर्न की रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर, विड्थ है 1.25 सेंटीमीटर, उसमें करंट ट्रेवल कर रहा है 85 माइक्रो एम्पियर का। उसको मैग्नेटिक फील्ड सब्जेक्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया 0.85 टेस्ला। 180 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला MB 1 माइनस कॉस थीटा, या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, 180 डिग्री रोटेट करना है, तो ये हो गया MB 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, यानी कि MB 1 माइनस -1, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया हमारा MB इंटू 1 + 1 यानी कि 2MB। अच्छा, अब वर्क डन चाहिए, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। M की वैल्यू होती है NIA, तो वर्क डन हो गया 2NIA इंटू B। नंबर ऑफ टर्न्स 250, करंट दिया हुआ है हमें, करंट 85 माइक्रो एम्पियर, तो 85 इंटू 10 की पावर -6। एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 2, नंबर ऑफ टर्न्स 250, करंट 85 माइक्रो एम्पियर, 85 इंटू 10 की पावर -6, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 2.1 सेंटीमीटर, मतलब 2.1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 सेंटीमीटर, मतलब 1.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, दिस इज एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा 0.85 टेस्ला। कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ये सॉल्व होके आ गया 9.1 इंटू 10 की पावर -6 जूल, या 9.1 माइक्रो जूल। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2017 का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एपरेंट एंगल ऑफ डिप के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं, एपरेंट एंगल ऑफ डिप जो होता है, एपरेंट डिप का फॉर्मूला होता है बेटा, एपरेंट डिप इज इक्वल टू ट्रू डिप अपॉन कॉस अल्फा, अल्फा या फाई जो भी आप लिखना चाहें। अच्छा, तो अब इसमें दो सिचुएशन बन गई, दो अलग अलग प्लेन्स दिए गए हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ट्रू डिप अपॉन एपरेंट डिप। अच्छा, तो ये हो गया हमारा cos अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन tan थीटा 1। अच्छा, थीटा जो है वो ट्रू डिप है और थीटा 1 एपरेंट डिप है। पहले केस के लिए थीटा 1, दूसरे के लिए थीटा 2। यहाँ मैं थीटा डैश लिख देता हूँ, फिर दो कंडीशन बना लेते हैं इसको। तो फर्स्ट प्लेन में, पहले प्लेन में cos अल्फा हो गया हमारा tan थीटा अपॉन tan थीटा 1। अच्छा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरे प्लेन में हो गया cos 90 माइनस अल्फा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 90 माइनस अल्फा क्यों लिया? 90 माइनस अल्फा इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है दोनों प्लेन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, तो एक का एंगल अल्फा तो दूसरे का 90 माइनस अल्फा। यहाँ रखें तो tan थीटा अपॉन tan थीटा 2, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन, या दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, या एक काम करते हैं स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, इधर हो गया tan स्क्वायर थीटा
अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा 2। अब ये cos स्क्वायर 90 माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ sin अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर थीटा मैंने ले लिया कॉमन, अंदर रह गया 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 2। अच्छा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो गया 1, इधर tan स्क्वायर थीटा 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा 2। ये tan स्क्वायर थीटा LHS की तरफ ले आते हैं तो 1 अपॉन, ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं आप लोग। tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 2। ये हो गया हमारा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन मैच करें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बेटा नीट के प्रीवियस ईयर अप टू 2017, 18, 19 के मैं बाद में पूरा पेपर सॉल्व करके डाल दूंगा। दैट विल बी हेल्पफुल टू यू, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।